नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। चुनाव का चौपाल के अगले एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत। निर्वाचन आयोग बिहार के दौरे पर है और बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है और आज के सभी समाचार पत्र इन खबरों से भरे पड़े हैं। इनफैक्ट हर समाचार पत्र का हेडलाइन भी यही है। तो आज हमने सोचा कि चुनाव आयोग ने किन किन विषयों पर यहां बात की है, उन सब का सार आम लोगों के लिए, चुनाव से जुड़े हुए सभी सरकारी कर्मियों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज और जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बता दें। तो आइए अब बात करते हैं। ये चुनाव आयोग का वेबसाइट आप देख रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की यह खबर देखिए, प्रमुखता से छपा है, मुख्य पृष्ठ पर छपा है और इसमें ये ज्ञानेश जी की फोटो है, उनकी तस्वीर है। विधानसभा की तैयारी को परखने के लिए 2 दिवसीय यानी आज भी चुनाव आयोग बिहार में ही है। धार्मिक स्थलों से हटाए जाए बूथ। भाजपा, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा कौन सी डिमांड की है, क्योंकि धार्मिक स्थल में कोई बूथ है नहीं। तो अब हो सकता है कि पार्टी को कुछ बोलना है तो अपना बोल दिए होंगे। सूची से हटे नाम बताए जाएं, राजद, ये सो बता ही दिया है और पता नहीं क्या ही बोले हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव आयुक्त ने 12 राजनीतिक पार्टियों के साथ अलग अलग बैठक की, कानून व्यवस्था आदि की चरण की। संजय झा जदयू, एक चरण में कराए जाए चुनाव, ये इन्होंने कहा है। बाकी इसमें और जो कुछ खबरें हैं वो फिर सामान्य अलग अलग चीज की खबरें हैं। बस ये वर्षा जो हुई है उसमें बहुत क्षति हुई है उसकी। अब आइए, ये है हिंदुस्तान अखबार। अब जरा इसको देखिए, ये अखबार लिखने वाले लोग कितने ज्ञानी हैं बता देते हैं, कितना अजीब अजीब लोग गलती करते हैं। इन्होंने लिखा है, हम देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग करके कोई चीज नहीं होता है, भारत का निर्वाचन आयोग होता है। संभवतः ही कंफ्यूज कर रहे होंगे कि बिहार में जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है उसको सोच रहे होंगे कि बिहार का राज्य का निर्वाचन आयोग। तो खैर इनका तात्पर्य होगा भारत के निर्वाचन आयोग से। तो इन्होंने आज डिविजनल कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम और एसपी के साथ बैठक की है। ये मुख्य निर्वाचन ईवीएम इन्होंने बैठक की है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है जो आम लोगों को जानना चाहिए। चुनाव कार्य में जो लगे हुए हैं, चुनाव कार्य में जो लगे रहेंगे वाहन, हमेशा से ये झंझट होता रहा है कि चुनाव में गाड़ी पकड़ा जाता है, फिर उसमें लोग परेशान होते हैं, उनको भाड़ा नहीं मिलता है। इन सब से निजात पाने के लिए पिछले बार भी किया था। तो ये 50 से अधिक क्षमता वाले यानी बस होगा, उसका 3500 रुपये रोज, और 40 से 49 वाला 32 मिनी बस, टेम्पू, ये छोटी एसी कार का 1100 रुपये रोज का है। ट्रेकर, जीप, कमांडर आदि का 1000 रुपये रोज। बुलेरो, सुमो, मार्शल नॉन एसी का 1200 रुपया। जाइलो, बोलेरो, सुमो, मार्शल, एसी स्कॉर्पियो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी स्कॉर्पियो खूब पकड़ाता है और दिया भी जाता है, ये 1900 रुपया। और इनोवा सफारी एसी 2100 रुपया, ये भाड़ा तय किया गया है। तो ये खबर है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट खबर है, हम आपको दिखा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें बात किया है सभी दलों ने, उनकी जो राय है उसको लोगों ने प्रस्तुत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव घोषणा के बाद 28 दिन के बाद चुनाव कराए जाए।
जदयू का है छठ के बाद चुनाव कराया जाए और राजद संवेदनशील बूथ चिन्हित कर सूची दें। तो ये तो मिल ही जाता है, तो संवेदनशील बूथों की सूची मिल जाती है। जो इलेक्शन में उसके डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे, जिलाध्यक्ष या जो उम्मीदवार रहते हैं उन लोगों को भी मिल जाता है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। दलित वंचित समाज के लिए विशेष बूथ हो, ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है, तो मालिक का अपना स्टाइल है। ऐसा करके संभव नहीं है कि दलित और वंचित समाज के लिए, तो दलित को तो मान लीजिए आइडेंटिफाई कर दीजिएगा, लेकिन वंचित वो कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, ये सब अव्यवहारिक बात है। तो खैर कुछ बोलना है इसके बोल दे। जोड़े और हटाए गए नाम की स्पष्ट जानकारी दे कांग्रेस, ये तो जानकारी दे ही चुका है चुनाव आयोग। ये सब चूंकि कुछ कुछ बोलना है, नेताओं को तो अपना ही बोलते रहते हैं। लोजपा रामविलास आप बसपा नेटिव सुझाव दिए। ये चूंकि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, मान्यता प्राप्त, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त और स्टेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को ही बुलाया गया था, तो चूंकि ये लोग यहाँ पर हैं नहीं स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, इसलिए इन लोगों ने भी अपना सुझाव मीडिया के माध्यम से लगता है कि दिया है। इसके अलावा आइए दैनिक भास्कर आज क्या कहता है। दैनिक भास्कर का ये 2-3 इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आज हम आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर का ये पहला पेज का ये आप देख रहे हैं, पर्दा नशी महिलाओं के चेहरे तस्वीर से मिलाएं। देखिए एक कम्युनल कार्ड अपना शुरू हुआ, ये कहना है इनका भाजपा का, मुस्लिम महिलाओं को रेफर करके कहा जा रहा है, तो इसका तो प्रोविजन कर ही दिया गया है। मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कोई छात्र जिसको बोलने भी जरूरत थी भाजपा को, जैसे प्रोविजन पिछले बार भी लगता है किया गया था, संभवतः इस बार भी किया ही जाएगा। वो प्रोविजन ये कि बूथ पर महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो बुर्का में महिलाएं आएंगी उनके चेहरे देख कर के मिलाए जाते हैं और उस किया जाता है। तो खैर भाजपा ने ये कहा है कि साहब ये बुर्का वाली महिलाओं को जब सबका वेरिफिकेशन हो चुका है तो जरूरत क्यों, किस चीज का जरूरत। अच्छा ये कह रहे हैं, इसका काट है। भाजपा ने कहा कि पर्दा नसीम महिलाओं को चेहरा देख करके वोट देने दीजिए, तो ये कह रहा है कि सबका वेरिफिकेशन हो गया तो फिर इसका जरूरत क्या है। राजद जो नाम काटे गए हैं निर्वाचन आयोग उसकी अलग से सूची जारी करे, ये एक मांग है इनका। धार्मिक स्थल के पास बूथ होने पर ऐतराज, ये लगता है कि मस्जिदों के बगल में जो बूथ है उस पर चर्चा हो रही है, तो इसको तो चुनाव आयोग को निर्णय लेना पड़ेगा। हालांकि अब बूथ को हटाया जाएगा या बूथ को चेंज किया जाएगा इसकी संभावना बहुत कम है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा एक दो चीज ये समझ लीजिए, वोटिंग के बाद पोलिंग एजेंट फॉर्म 16C जरूर ले लें। यानी 16C क्या होता है, इस पर से एक अलग वीडियो भी हम बना देंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ये वोटर टर्नआउट को बोलते हैं वीडिया। तो जो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए, अपने पोलिंग एजेंट को भी आप ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग ये दीजिए कि जब चुनाव माने मतदान का काम खत्म हो जाए तो फॉर्म 16C आप वहां से ले लीजिए उसका ये फिगर, ताकि उस 16C में रहता है कि कितने पुरुष मतदाता वोट दिए, कितनी महिलाएं दी, कितना क्या हुआ, पूरा डिटेल रहता है। बैलेट कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट वगैरह का नंबर भी आप नोट कर लीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या एजेंट बहुत सेंसिबल है तो इसको ले लेगा, तो जो काउंटिंग होगी वहां पर वो मिला सकता है। तो फर्ज कीजिए कि कोई लक्ष्मणपुर विधानसभा क्षेत्र है या फर्ज कीजिए वैशाली विधानसभा क्षेत्र है, उसका कोई बूथ नंबर 10 है, वहां पर 980 वोट पड़े, जिसमें 480 ये महिलाओं के थे और 500 वोट पुरुषों के थे, मेल के थे। तो ये वोट ये ले ले। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का नंबर, बैलेट यूनिट का नंबर, ये सब पोलिंग एजेंट को लिख लेना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी की उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो जब ये बक्सा खुलेगा तो ये कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट से पता चल जाएगा, जो काउंटिंग होगा वहाँ मिलाएगा ईवीएम, तो उसमें ये पता चल जाएगा, मिला सकता है वो पोलिंग एजेंट के साथ। 480 फीमेल दी थी और 500 यानी 980 वोट पड़े थे, और मान लीजिए कि बक्सा में 1000 वोट आ गया, ईवीएम में, सॉरी बक्सा में नहीं ईवीएम में
तो ये आपत्ति उठा सकते हैं। इसी के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि यह 17C आप लोग को ले लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल ले लेना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, ये अपडेट फिगर है, 7,41,92,357 वोटर इस जो 30 तारीख को पब्लिश हुआ सितंबर में वोटर लिस्ट, उसके अनुसार है। मैं बार बार बता रहा हूँ 90,000, तो ये 90,712 मतदान केंद्र यानी बूथ हैं। इसमें यूथ वोटर जो हैं वो बताया जा रहा है 16 लाख और 85 वर्ष से अधिक उम्र के ये 4 लाख ये छूटे हैं। आपने फिर कहा कि फॉर्म 16 से उपलब्ध कराया जाए, इसकी बात तो मैंने करी ही। भाकपा माले का कहना है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का कि 21,53,000 नाम कैसे जुटा, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी चर्चा की पुराने पिछले अखबार में, वही है धार्मिक स्थल 5 बूथ नहीं हो, भाजपा नाम काटे हैं निर्वाचन आयोग से, उसकी सूची दे वगैरह वगैरह। ये कुछ महत्वपूर्ण अखबारों की चीज़ें हैं जिसको आज हम आपके सामने दिखा दे रहे हैं। इन तैयारियों से एक चीज़ स्पष्ट लग रहा है, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं निर्वाचन आयोग के लोग, ये जो निर्वाचन आयोग यहाँ पर पहुँचा हुआ है, इससे एक चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि आज हो गया रविवार 5 तारीख, कल है 6 तारीख, मेरी समझ कर रही है कि संभवतः 7 तारीख को घोषणा हो जाएगी। 6 तारीख को बहुत सारा नोटिफिकेशंस निकल सकता है। सोमवार को मैंने बताया था कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से चुनाव आयोग का जो इंस्ट्रक्शन आया है कि एक जिले में निर्धारित अवधि 3 साल से अधिक जो है उन लोग को हटाया जाए, तो कल बहुत बड़ी मात्रा में नोटिफिकेशन निकलेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए कि चुनाव ये जो ताबड़तोड़ निकल रहा है एडवर्टीजमेंट, देखिए नीतीश जी का 2020 से 25 की अवधि में निश्चय 2 के अंतर्गत 50 लाख सरकारी नौकरी है रोजगार। ये देखिए ये फर्जीवाड़ा है, इस वर्ड को जरा समझिए ये कितना होशियारी से राजनीति के लोग बात बताता है। देखिए लिख रहा है कि 50 लाख सरकारी नौकरी एवं रोजगार। सरकारी नौकरी 50 लाख आप कहाँ से, मैंने उसमें रोजगार घुसा दिया है, तो रोजगार किसको मानता है तो भगवान जाने। लेकिन ये देखिए फर्जीवाड़ा करने का तरीका। आपको इसमें बताना चाहिए था कि सरकारी नौकरी कितना हम दिए हैं और रोजगार कितना हम उपलब्ध कराए हैं। तो ये सब ड्रामा बता रहा है कि कैसे सरकार बेचैन है। लक्ष्य 10 लाख, उपलब्धि 10 लाख से अधिक, सरकारी पद पर नियुक्ति का विवरण यहाँ पर देखिएगा। ये टीचर्स का है, लिपिकीय, सिपाही भर्ती, विभिन्न विभागों में कनीय अभियंता। अब ये देखिए जरा खेत, ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट को भी सरकारी नौकरी बोल रहे हैं। और पिछली बार जो बताया गया था, देखिए ये 10,000 ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल हैं जिसका भी आंदोलन चल रहा था। तो ये सब फर्जीवाड़ा, ये फर्जी आंकड़े। तो ये इसके अलावा आप बहुत सारे विभागों में जो नियुक्ति हो रही है कॉन्ट्रेक्चुअल, उसको भी इन लोगों ने वही कर दिया है। इसमें बहुत सारा चीज़ जो बताया गया था कि जो टीचर पहले से नियोजित शिक्षक वगैरह था जिसको रेगुलर कर दिया गया, उसको भी लोग जोड़ लिए हैं, वो नई नौकरी तो है नहीं। बहरहाल ये रोजगार कराए गए हैं 10 लाख, लक्ष्य 40 लाख से अधिक। तो ये आप अगर विश्वास कर सकते हैं तो फिर कीजिए। लिख रहा है ये कृषि, उद्योग, पशु, मत्स्य विभाग, ग्रामीण विकास, परिवहन वगैरह में 40 लाख से अधिक रोजगार ये किए हैं। ये तो खैर यही बताए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो दिया गया है, यह समझ लीजिए कि ये जो विज्ञापन है ये चीख चीख करके बता रहा है कि बस अब अगले कुछ घंटे में ही चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है। हाँ, एक चीज़ और आपको बताते चलें, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको शुरू किया जाएगा। ये देखिए
ये एक अखबार का मेन पृष्ठ का है। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार को राजद के कुशासन से नीतीश ने बाहर निकाला। कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, कर्पूरी ठाकुर जी को का नाम भंजाने के लिए उनके नाम से कौशल विश्वविद्यालय वगैरह बनाया गया है। बिहार में ज़्यादातर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिए, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 2 चरण में चुनाव कराए, लेकिन ये संजय झा जी पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि एक चरण में ऐसा होना संभव है नहीं, चरण में नहीं होगा। मेरी अपनी समझ ये कह रही है कि बिहार में चुनाव ज़्यादा चांस है कि 2 फेज में हो, लेकिन हो सकता है कि यह 3 फेज में भी हो। उसका कारण बता देता है। कारण नंबर 1 फेज के चुनाव में वाहन की बहुत दिक्कत हो सकती है, और 1 फेज के चुनाव में अगर रिक्वायर्ड नंबर में वाहन अधिग्रहित कर लिए जाएंगे तो सड़कों पर जो सामान्य यातायात है उसमें बहुत कठिनाई हो सकती है। तो ये पहला दिक्कत ये है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 1 फेज के चुनाव कराने में पहली दिक्कत होगी व्हीकल्स की, उतनी गाड़ियाँ। दूसरा होगा पुलिस फोर्स का। यद्यपि पैरामिलिट्री फोर्सेस आएंगे, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस सब जगह से निकाल कर सिर्फ बिहार में भेज दिया जाएगा, वो भी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता है। तो दूसरा जो होता है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरी चीज़ कि एक दिन में कराने में पोल मैनेजमेंट में अभी उतना हम लोग इक्विप्ड नहीं हुए हैं। बहुत सारा इशूज आता है, एक तरह से अनमैनेजेबल टाइप चीज़ हो जाता है। हालांकि आदर्श स्थिति यह है कि एक दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक दिन में होगा नहीं। आप उम्मीद रखिए कि 70 to 80% चांस है कि 2 फेज में होगा, लेकिन मेरी ये समझ कर रही है कि हो सकता है कि 3 फेज में हो। जो नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है, जहाँ पानी का बहुत प्रभाव नहीं है, वर्षा या बाढ़ वगैरह का, वो पहले फेज में हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, यानी पहले फेज में जमुई, बांका, लखीसराय, वो पूरा नवादा वगैरह का इलाका पहले फेज में होगा। दूसरे फेज में फिर पहले फेज में इधर भी गया और औरंगाबाद वगैरह हो सकता है। दूसरे फेज में फिर इस तरफ के चुनाव होंगे, आरा, सासाराम वगैरह, वो इलाका, बेतिया, मोतिहारी वगैरह। अगर 3rd फेज हुआ तो 3rd फेज में बाढ़ वाले जो इलाके हैं, जिसमें आप कोसी डिवीजन को मान लीजिए और पूर्णिया डिवीजन को मान लीजिए, तो अगर 3रा फेज का चुनाव हुआ तो उधर होगा। और पटना का चुनाव हमेशा अंतिम में कराया जाता है। उसके कुछ लॉजिस्टिकल और स्ट्रेटेजिक रीजन्स होते हैं। तो ये फिलहाल आज के सभी अखबारों की मुख्य बातें थी। एक और चीज़ है, यहाँ पर मेट्रो चलाए जाने की बात कही जा रही है कि संभवतः कल से मेट्रो को स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर मेट्रो को स्टार्ट किया जाएगा तो ये भी समझ लीजिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ लिख रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में संभव। सामने की याद रखिए कि ये जो भी चुनाव का पहला फेज होगा वो निश्चित रूप से छठ के बाद होगा। छठ के पहले तो चुनाव कराने का कोई सेंस नहीं है, छठ के बाद ही होगा। तो छठ आप जब है उसको समझ लीजिए, तो अक्टूबर के लास्ट वीक्स में संभवतः 1st फेज का या नवंबर के 1st वीक में 1st फेज का चुनाव होना संभावित। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, और फिर मतदान कर्मियों से संबंधित जो ट्रेनिंग की चीज़ें चल रही है उस पर हम आज ही किसी दूसरे वीडियो में आपसे बात करेंगे। नमस्कार।